मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप हैं वक्त न्यूज़ के साथ अपने फेवरेट प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज में। आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा फखर और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आपको हर सुबह खबरों से बाखबर रखने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज में। प्रोग्राम में बात करेंगे आज के नवा वक्त की अहम तरीन खबरों पर और बात होगी आज दिन भर होने वाली अहम सियासी, समाजी, इक्तिसादी और सकाफी तब्दीलियों पर। आपको खबर देंगे जिंदगी के हर पहलू और हर लम्हा बदलते मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से तबसरे तजिए। आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियात हम और आप होंगे न्यूज़ लॉन्च में। इस प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए आपको दिए गए नंबर्स पर कॉल करना होगी। आज के इस प्रोग्राम में नवा वक्त की अहम खबरों पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट, कॉलमिस्ट भी हैं डॉक्टर नीलोफर मेहदी। उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शुक्रिया। और न्यूज़ लाउंज में बात करते हैं आज के दिन की कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के बारे में। 1966 इंग्लैंड ने वेम्बले स्टेडियम में खेले जाने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। पहली दफा वर्ल्ड कप को बराह रास्त टेलीविजन पर दिखाया गया। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी और फतह अपने नाम की। अठारह में अंग्रेज संगतराश हेनरी मोर कासलफोर्ड में पैदा हुए। वो कोयले के कानकुन के बेटे थे और अपने काम की इब्तदाई तनकीद पर काबू पाते हुए 20वीं सदी के मशहूर संगतराश बन गए। 1953 FBI ने फिलाडेल्फिया शहर के 6 कम्युनिस्ट रहनुमाओं को कब्जे में ले लिया। उन पर तालीम देने और हुकूमत का तख्ता उलटने की वकालत करने के इल्जामात लगाए गए। वेलकम बैक। और आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव भी शामिल हो सकते हैं और लाइव शामिल होने के लिए हम आपको नंबर्स बताते चलें जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0423 हमारा कोड है, 63155207 हमारा नंबर है। दूसरा नंबर भी आपको बताते चलें, 0423 हमारा कोड है। दूसरा नंबर है जी 63076111 जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी गेस्ट डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से। और बढ़ते हैं नवाए वक्त टुडे की जानिब। नवाए वक्त की जो सबसे अहम खबर आज है उसको शामिल करते हैं सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से। जिन्होंने हमसे गिलानी छीना, हमने उन्हें जयाला वज़ीर आज़म दे दिया। आइंदा पंजाब में भी वज़ीर आला हमारा ही होगा, यह कहना है सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का। मैं ना चाहता तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला ना बनते। हम पर इल्ज़ामात लगाने, बयानबाजी करने वाले शरीफ बरादरान नैब अदालत में जाकर सफाई पेश करें। इलेक्शन शफाफ और अपने वक्त पर होंगे। बाकी सूबों में भी हमारे वज़ीर आला होंगे। मेरे पास इतनी नौकरियां नहीं कि हर किसी को दे सकूं। लोड शेडिंग जल्द खत्म हो जाएगी। खैरपुर में खिताब किया है सदर आसिफ अली जरदारी ने। जी डॉक्टर साहिबा, अगर इसको मैं लिंक करूं लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले से जिसमें सदर को कहा गया कि आप किसी भी किस्म के सियासी बयान से या सियासी एक्टिविटीज से गुरेज करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ऐसे बयान आते हैं जिसमें बाकायदा तौर पर सियासी आमेजिश शामिल होती है। अभी भी जो बयान उन्होंने दिया वो फेडरेशन की अलामत है, लेकिन वो एक सूबे के वज़ीर आला को टारगेट कर रहे हैं। कैसे देखती हैं? अफसोस की बात है कि हालांकि इनको प्रेसिडेंट को गैर जानिबदार होना चाहिए और एक फेडरेशन के लेवल पे बात करनी चाहिए। ज़्यादातर जब वो तकरीर करते हैं तो वो एक बहुत, जैसे कि वो बजाते खुद एक पीपी के जाले हैं और वो उस बात पे खुश होंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पीपीपी अगर आपने जाला ही बनना है तो जाला रहें, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ना बने। तो पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो अगर आप देखें इनका बेसिकली एक, आप इसको कह दें, एक पीपीपी कैंडिडेट का एक ये इलेक्शन की तैयारी की एक स्पीच थी। उससे बढ़ के इसमें कोई ना नेशनल ना इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात हुई। और अफसोस की बात यह है कि इतने ये प्रेसिडेंट जो ये एक बात करते हैं, अफसोस की बात है कि ये इट इज़ एन इंसल्ट टू द फेडरेशन कि आप आगे से कहते हैं कि जी मैंने एक जाला को हटा दिया, जैसे कि वो भी प्राइम मिनिस्टर जाला से बढ़ के कुछ है नहीं और मैंने आपको दूसरा जाला दे दिया। अब ये नहीं देखते कि वो जाला हैं जिनके ख़िलाफ़ केसेस भी हैं।
और उनकी रेपूटेशन पाकिस्तान के अवाम में कुछ भी नहीं है, तो आप बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि एक जाला को हटा दे। अगर ये सिर्फ जाले का अगर ये टोला है प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट, सो दे व्हाट आर दे डूइंग हेडिंग दिस कंट्री। पहली तो बात ये। दूसरी बात यह अफसोस की बात है कि वो वक्त है, आपको पता है कि पाकिस्तान किस किस्म की मुसीबतें में मुब्तला हैं। सही जमहूरियत में जहाँ के सही प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि वाकई प्रेसिडेंट होते हैं और जहन रखते हैं, तो वो उस किस्म की बात करते हैं अपने कौम के लिए, जो कि मुश्किलात में इस वक्त हम मुकम्मल तौर पे डले हुए हैं। उनको एक आप कुछ पॉलिसीज़ देते हैं, उनको कोई आप उम्मीद देते हैं, तो ये सिर्फ अपना ये एक लड़ाई लड़ना, इसका मतलब है ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन इज़, आपकी तवज्जो सिर्फ ये है कि हमने आज हुकूमत की और पाकिस्तान को बिगाड़ा, तो कल हमें दोबारा मौका मिले हम हुकूमत करें और पाकिस्तान को बिगाड़े। कोई पाकिस्तान के लिए पॉलिसी या कुछ वो नहीं देते। अब उनके स्पीचेस में आप देख लें, ये कुछ नहीं होता। लड़ाई की आपने बात की डॉक्टर साहब, तो इसमें पंजाब हुकूमत को भी खास तौर पे कल सदर मुमलिकत की जानिब से टारगेट किया गया, जिसमें खास तौर पे वज़ीर आला साहब को कहा गया कि अगर मैं ना चाहता तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला कभी भी ना बन पाते। तो ये ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत को टारगेट करना करके बयान में, जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन से पहले इस तरह की स्पीच देना जो है बहुत अहम हो सकता है। जाहिर है ये तो फिर जवाब में वज़ीर आला अक्सर कहते हैं अली बाबा 40 चोर का टोला, तो फिर ये जो कन्फ्रंटेशन पॉइंट इज दिस, आपकी सियासत आप टोटली देख लें, पंजाब की हुकूमत हो, ये शहबाज नवाज शरीफ हों एज लीडर्स, ये इनका क्या नाम है जरदारी साहब हों, इनकी जो मैंने आपको भी कहा है कि इनके जो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स है वो तो जाला लेवल पे है ना। आप एक दूसरे पे तलकीन करते रहते हैं। अब क्यों वो उनको आप अली बाबा 40 चोर के या और मज़ीद भी उनको ये बातें करते हैं, वो उनका जवाब देते हैं ना। अब देखें कितनी अनडिग्निफाइड पोजीशन है कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट पर्सनल लेवल पे जब भी अब ये बात करते हैं, ये पर्सनल लेवल पे आ गए हैं और एक दूसरे पे तलकीन करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, एक दूसरे, सारी दुनिया को पता है आप क्या हैं, आपको तलकीन करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो ये हालात बताते हैं। लेकिन ये है कि आपने पॉलिटिक्स को आपने अवाम में इस लो लेवल पे आप ले आए हैं कि वैसे हमारी अवाम की सोच कौमी सोच नहीं है, वैसे हमारी अवाम की सोच पेटी है, बरादरी, रिश्तेदारी, धड़ेबाजी, लोकल लेवल पे। अब आप जब इस तरह की बातें करते हैं, इसका मतलब है कि कोई कोशिश कहीं से भी नहीं हो रही कि अवाम को भी एक एजुकेट करें, कि अवाम भी एक अपना किरदार अदा करे और इस मुल्क को आगे ले जाएं। जब आपके लीडर इतने लो लेवल पे आते हैं, तो फिर जो आपकी अवाम है वो बेचारे हाई लेवल पर कहां से आए? तो जमहूरियत कैसे? आपने जाला की बात की कि ये जाला पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इनसे तो जाले भी खुश नहीं है, जाले भी लोड शेडिंग भुगत रहे हैं, जाले भी महंगाई भुगत रहे हैं। अभी चूंकि यकम से फिर कहा जा रहा है कि 7 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये पाकिस्तान सिर्फ जालों का है, पाकिस्तानियों का नहीं है क्या? नहीं, देखें जी, ये भी नहीं, जालों की भी बात नहीं है। बात ये है कि मैंने अभी आपसे मैंने अर्ज़ किया है कि जी देखें, जब आप पॉलिटिक्स, आपके लीडर्स इतने लो लेवल पे करते हैं, जो अवाम का, आपने कहा कि सारा मुल्क ही जालों का मुल्क है, अगर कि आप पॉलिटिक्स को ज़रा एलिवेट नहीं करते, लोगों के तो आप शऊर नहीं देते, लोगों को आप गाइड नहीं करते, तो जमहूरियत जो आपकी है ना वो नहीं कामयाब हो सकती, बिकॉज जमहूरियत डिपेंड्स ऑन द पीपल। अब पीपल भी मुकम्मल तौर पे जाले बन चुके हैं और आप इसका नतीजा देख लें। आपने अभी फरमाया कि जी देखें जाले भी वो अपोज कर रहे हैं, वो भी लोड शेडिंग को रो रहे, सारी बात आप कर रहे हैं, लेकिन फिर आप चले जाएं मुल्तान, और मुल्तान में आप देखें यही वो लोग हैं जिन्होंने 51,000 वोट्स उनको दिया है, जो कसूरवार हैं, जिनकी जिम्मेवारी है कि हालात को बेहतर करें, लेकिन जो कि बदतर कर रहे हैं, जो कि जिनको तकरीबन क्रिमिनल के एज पे, क्रिमिनलिटी पे खड़े हैं। ये सारी बातें आपके अवाम के सामने मौजूद है, यही मैं कह रही हूँ। तो अवाम का रिस्पॉन्स क्या है, उसको दोबारा कामयाब करती है। तो यू सी दिस इज़ द प्रॉब्लम कि आपकी जो अवाम है वो मुकम्मल तौर पे अपना किरदार अदा नहीं कर रही, और जो आपके लीडर्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि अवाम को रेस करें। तो मुल्क आप कैसे चलाएंगे और जमहूरियत को मुस्तहकम कैसे बनाएंगे और आप तरक्की की तरफ कैसे जाएंगे? लेकिन ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि अवाम जो है वो भी बेचारे बेबस हैं, मजबूर हैं, उनके पास भी तो जब ऑप्शन नहीं होंगे, जब हुक्मरान सारे के सारे एक ही तरह के होंगे, तो अवाम बेचारे क्या करेंगे? उनके पास जब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होगा तो वो चॉइस का फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। माजरत के साथ अवाम को बेबस मत आप कहें, बेबस बहुत सी बेबसी और तरीके से है, लेकिन अवाम भी कोई अपना किरदार नहीं अदा करे, इसलिए क्योंकि मैं इस बात को मानती हूँ 65 साल में लीडरशिप अवाम को किसी ने सही मानों में सस्टेन्ड लेवल पर दिया नहीं। अब अवाम की जो सोच है वो भी बिल्कुल लोएस्ट ऑर्डर पर है ना। तो ये अवाम बेचारे नहीं है, अवाम भी इतनी खुदगर्ज हो चुकी है, खा किसका भी कसूर हो, लीडरशिप नहीं थी, जो भी आप कहना
करना चाहते हैं। लेकिन मौजूदा हालात ये है कि अवाम इतने बजात खुद एज अ पीपल अपनी जिम्मेवारी को सौंपने के लिए, जो उनको सौंपी गई है उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, अपना किरदार नहीं अदा वो कर रही अवाम। तो आप ये ना कि अवाम बेचारे हैं। देखें, हर इंसान में अल्लाह ने आखिर हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि ज़रूरी डिग्री की नहीं है कि डिग्री होना है तो फिर आप सही फ़ैसला कर सकते हैं। अगर आप सही मानो, अगर आपकी नीयत सही है और आप अपने कौम के लिए, आप अपने इलाके के लिए, आप अपने अवाम के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये बहाना है कि जी फ़लानी हमें करने दिया, जी हम इस चीज़ में हम मुब्तला हैं, फंसे हुए हैं अपनी रोज़गारी में, हमें खाने को नहीं मिलता, हम इधर क्या। देखें, ये सब बहाने हैं। अगर हमारी अवाम सही हो जाए और अगर वो थोड़ी देर कौम की बुनियादी मुश्किलात से अवाम निकलेगी तो इस बारे में सोचेगी ना। देखिए, अवाम को अगर बेसिक जो हमारी नीड्स हैं वही पूरी नहीं होगी, रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं है, रोजगार नहीं है, मुल्तान की जो आपने सारी बात की कि इलेक्शन की आपने अब्दुल कादिर गिलानी की, तो बिल्कुल डॉक्टर साहब थाने कचहरी का सियासत बिल्कुल फंसे हुए। नहीं, लेकिन ये नहीं, माजरत के साथ ये आर्गूमेंट, आपकी जो आर्गूमेंट है वो इसमें कोई वजन नहीं है, इसलिए क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के थे और थाना कचहरी सूबाई हुकूमत के अंडर हैं। तो ये थाने कचहरी की बात नहीं थी, क्योंकि वो तो फिर इसके डायनेमिक्स कुछ और होते। पहली तो बात ये है। दूसरी बात जो आपने फरमाया कि जी के अवाम देखें वो PCB है, ये है, उनको कहाँ मौका मिलता है। मैं सिर्फ ये फिर उसका जवाब ये है कि अवाम को 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जब मौका मिलता है कि अपना एक ख्याल का इजहार करें और एक पब्लिक विल को सही तरीके से एक्सरसाइज करें। आप कहते हैं कि जी वो फंसे, चले जी, अगर आप इतने फंसे हुए हैं तो आप जाके वोट ना दें। ये क्यों आप करते हैं? जब आप जाके वोट देते भी हैं तो आप गलत वोट देते नहीं। अगर अदालत जो है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दे देती है तो उनके बेटे अगर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो अब्दुल कादिर गिलानी, तो अवाम के पास क्या ऑप्शन नहीं, तो अवाम अगर अवाम जाले नहीं बनना चाहें, अगर अवाम खुद गर्ज ना हो, अगर अवाम पैसे ना लें तो जाके पोलिंग स्टेशन पे अपना वोट लेके और बीच में फाड़ के फेंक के आ जाएं। जब अवाम अपना किरदार अदा करती है। हमारे मुल्क में ऐसा भी होता है कि बंदूक के जोर पे भी वोट लिया जाता है, जबरदस्ती भी लिया जाता है, अगर आप अगर आप परसेंटेज वाइज देखें, वो जमाना गया है, बंदूक के ऊपर बहुत कम वोट लिया जाता है, बिकॉज अवाम इतनी तो तेज हो गई है कि वो अब इतने दबाव में नहीं आती। मैं नहीं कहती कि हर जगह में, कुछ पासमंदा इलाके हैं जहाँ के वो चौधराहत के तल्ले, बरादरी के तल्ले, गोली के तल्ले दबते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड है। जहाँ वो देखें, मुल्तान में कोई भी नहीं दबा था। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ एक जो कैंडिडेट था वो सूबाई हुकूमत का कैंडिडेट था। पुलिस, थाना वगैरह लोकल जो अफेयर्स हैं सूबे के अंदर आते हैं, और जो इलेक्शन लड़ रहा था वो वफाक का कैंडिडेट था, ये वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था। तो ये आप नहीं कह सकते यहाँ कोई बंदूक। और भी बहुत सारी अहम खबरें डॉक्टर साहबा, हम लाइव नंबर जो है अपनी ऑडियंस को बताते चले। आप लाइव कॉल करके आज के प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं। नंबर आपको बताते चले 0423 हमारा कोड है, 63152007 हमारा नंबर है। दूसरा नंबर भी मैं आपको बताती चलूँ, 0423 हमारा कोड है, 63076111 पर आप हमें कॉल करके आज के नवाए वक्त में शामिल खबरों के हवाले से अपनी राय दे सकते हैं। अभी लाहौर से लाइव कॉलर मुस्तफ़ा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा, आज आप हमसे हमारे प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? मैं जी, क्योंकि आपका प्रोग्राम लोड शेडिंग की वजह से देख नहीं सक रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये जो आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फ्रॉड हो रहा है जी जी, ये मैं उस सिलसिले में बात करूंगा। ये इट इज जस्ट मैलिफाइड, और उसके पीछे देखिए बात ये है कि ये दिन रात सुबह शाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हॉरिजॉन्टल टेबल पे बैठते हैं, राउंड टेबल, ओवल टेबल, ये तो कोलिशन पार्टनर है। ये कैसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है? और 1 पॉइंट एजेंडा। आप तो सबसे बड़े सिक्योरिटी रिस्क है, आपने तमाम जितने मुल्क को रिस्क दिए हैं किसी ने नहीं दिए। आपने सिक्योरिटी हो, महंगाई हो, लोड शेडिंग हो, आपका कौन सा 1 पॉइंट एजेंडा जब सारा कुछ डाउन द ब्रिज पानी बह गया? अब आप इस तरह ये शूशा जो छोड़ा है, ये सिर्फ एक मेरे ख्याल में इमरान खान को मजीद बेवकूफ करने की कोशिश है। एक तरफ वो नवाज शरीफ गलत है, वो उस जो भी कुछ है उसके खिलाफ आप मुकदमेबाजी लेके आ रहे हैं नैब पे, और एक तरफ आप सुलह सफाई। ये कौम जो है समझ जाए कि ये करप्शन, महंगाई, लोड शेडिंग, लूट मार,
ये तमाम चीजों से ये इनकी तवज्जो हटाने की कोशिश है। इनको बिल्कुल मत माफ करें, इनको बिल्कुल माफ न किया जाए। अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंसेज या स्क्वायर मेज कॉन्फ्रेंसेज की जा रही है। बहुत शुक्रिया साहब, आपने लोड शेडिंग की बात की। हमने लोड शेडिंग के हवाले से बात करते हैं डॉक्टर साहब, उसके हवाले से भी आज इंतहाई आम खबर आई है कि लोड शेडिंग के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी, तोड़फोड़ तसादुम, कई अफराद जख्मी हो गए हैं और सदर ने इस हवाले से नोटिस ले लिया है। आज इजलास भी तलब किया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात हुई है, उसमें इलेक्शन मुहिम से लोड शेडिंग का मसला हल करने का फैसला किया गया है। और लोड शेडिंग के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि यह अजाब सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब से इंतकाम है और गैर मुनसिफाना सलूक खत्म किया जाए। वही जो कॉलर भी लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, मतलब लोड शेडिंग और बस वो यही सारा। अब ये लोड शेडिंग ये फिर अब फौरी तौर पे किसी एक इंतहा पे पहुंच गई है। आपको पता है 2-3 महीने पहले जब ये गए थे लोड शेडिंग के जो रायट्स हुए थे, जब MNA के घर में दाखिल हुए, आपको पता है 3 जो हैं शहरी जाँ बहक हुए हैं। ये 2 महीने पीछे की बात है। यहाँ नौबत यहाँ तक के आ गई। उस वक्त भी हमने यही सुना कि लोड शेडिंग ख़त्म होने वाली है और ख़ास करके उन्होंने कहा माह रमज़ान में लोड शेडिंग बहुत हम कम कर लेंगे। उसके बदले में हम देखते हैं 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, कोई नोटिस के बगैर लोड शेडिंग हो रही है। बस जैसे अब देखिए आप, और APC अगर आपको याद हो, वो 4 महीने पहले भी लोड शेडिंग पे उन्होंने किया और उन्होंने क्या किया, उसका नतीजा क्या निकला कि जी दुकानों को 8 बजे बंद कर दें। दिस इज़ द थिंग। प्रॉब्लम लोड शेडिंग की ये है जी, देखें इस वक्त आपका जो खसारा जा रहा है, जो आपकी ज़रूरत है और जो आप इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 5100 मेगावाट्स की आपकी शॉर्टेज जा रही है। अब ये 5100 मेगावाट्स को आप कहाँ से पूरा करेंगे? या तो अब ये कहें कि पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है, आप मजीद नहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते, तो फिर तो इंसान कह सकता है ना देयर इज एन एब्सोल्यूट शॉर्टेज। अब ये बात नहीं है। बात क्या है कि आपके पास इस वक्त एक्सपर्ट्स कहते हैं 15,000 मेगावाट्स की आपके पास गुंजाइश है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सर्कुलर डेट। आप सर्कुलर डेट जो 500 बिलियन रुपीस के करीब आया है जी, देखें वो वॉपडा ड्यूज IPPs को नहीं देते, वो आगे वो जी PSO को नहीं देती, PSO फर्नेस ऑयल नहीं खरीद सकता है, देन इट कम्स डाउन और फिर वो आपको सप्लाई नहीं कर सकते। मेरे समझ में ये बात नहीं एक आ रही कि जब देखें हम लोग कहते हैं लोड शेडिंग, आवाम सड़कों पर निकल आती है अपने ज़ाती मसले के लिए कि हमारे घर में बिजली नहीं है, ये वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम लोड शेडिंग की ये है दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ एन एनर्जी शॉर्टेज। उससे आपके एक्सपोर्ट्स आपके मुतासिर हो रहे हैं, उससे आपकी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं है, उससे आपकी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आपको पता है फैसलाबाद में 4 लाख लोग बेरोज़गार हैं। ये सारी बातें हैं, ये बहुत एक बुनियादी बात है। अब मुझे लगता है कि अगर आपकी हुकूमत सही होती, अगर आपके लीडर्स इनसाइड और आउटसाइड पार्लियामेंट, अगर आपके लीडर्स सही होते, अगर आपकी आवाम भी शऊर रखती और सही तरीके से एहतजाज करती और सस्टेन लेवल, तो आपने अपने सर्कुलर डेट को ख़त्म करना था। आपने इतने पैसे लिए हैं, अभी भी आप 1.1 बिलियन आपको मिल रहा है, जो आपने घुटने जाके अमेरिकन के सामने फिर टेक दिए हैं, तो आपको 1.1 बिलियन मिले हैं। उससे पहले आपको 2-3-4 बिलियन मिले, 11 बिलियन के करीब आपने IMF से आपने लोन लिया है इन पिछले 2-3 सालों में। ये क्यों नहीं ये पैसा इस्तेमाल करते? सबसे जरूरी बात जो है अव्वलीन जिसको लोन का तो 8.5 एनर्जी का, क्यों नहीं आप सर्कुलर डेट को खत्म करें? आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी इक्विवेलेंट। डॉक्टर साहब 8,500 बिलियन की करप्शन भी तो कर दी है ना, जितना आप लोन कह रहे हैं। हाँ, तो फिर लोड शेडिंग का तो मसला नहीं है ना, मसला तो ये है आपकी लीडरशिप का और आपकी इंटेंशंस का मसला। एक और खबर शामिल करते हैं मधिया, ईरान पर अमरीकी हमले का मंसूबा। बराक हुसैन ओबामा के मुशीर की इस्राएली वज़ीर आज़म को खुफिया ब्रीफिंग दी गई है। थॉमस डोनाल्डसन ने रवा माह के आगाज में बिन्यामिन नेतन्याहू को मुलाकात करके अमरीकी हमले की जुज़ियात पर तबादला ख्याल किया। इसराइली अखबार का इंकशाफ, हिलरी ने भी इसराइल का दौरा किया, हमला सफारतकारी की नाकामी से मशरूत है। अमरीकी अहदेदार का कहना है और एहूद बाराक का कहना है कि अमरीकी ताउन रहा तो कोई इसराइल का बाल भी बीका नहीं कर सकता। इसराइल ईरान टेंशन और उसमें अमेरिका का रोल, हमले की बात, आपको लगता है कि अमेरिका में इतना करेज है कि वो इसराइल को हिट कर सकता है? कारिश की बात नहीं है। अमेरिका को कारिश की क्या ज़रूरत है जी? अमेरिका तो अपने घर में बैठ के और कंप्यूटर के ज़रिए बॉम्ब करते हैं, तो कारिश की तो ज़रूरत है, इसकी कोई बात नहीं है। बात यह है कि इस वक्त देखें, अब पिछले 1 साल 1.5 साल से ये ईरान को धमकी दे रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल चाहता है कि एक आप सर्जिकल ऑपरेशन उसको कह दें कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ करें, क्योंकि इसराइल एक आप कह सकते हैं एक अग्रेसिव पावर है, एक मैं समझती हूँ एक मर्डरस पावर है, कातिल हैं और डिक्टेटर्स हैं,
दुनिया के लिए, तो वो तो चाहेगा कि अमेरिका करे। अमेरिका के प्रॉब्लम्स दो तीन हैं। पहले तो अरब स्प्रिंग जो है उसकी वजह से जो कि अरब वर्ल्ड के जो अवाम ने एक ख्याल का मुजाहरा किया। आप इस चीज़ का याद रखें, जब हिलरी क्लिंटन गई हैं, इजिप्ट उनके कंट्रोल में अभी भी है क्योंकि वो 1.1 बिलियन सालाना देते हैं इजिप्शियन आर्मी को जो इस वक्त कंट्रोल कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर जूते भी मारे गए हैं उनकी कैवलकेड पे और अंडे भी फेंके गए, और जो अरब के जो अवाम हैं, जो अरब लोग हैं जिसको कहते हैं दी अरब स्ट्रीट्स, उसके बहुत अमेरिका के पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। ये आप देख लें, ये सारे अरब ममालिक में हैं। तो इसलिए अमेरिका इस वक्त अगर ईरान पर कुछ हमला करेगा तो देयर इज़ द होल ऑफ द अरब वर्ल्ड टू डील विद। पहली बात ये। दूसरी बात, ऑलरेडी ये सीरिया की मुसीबत में फंसे हुए हैं और वहाँ के जो हालात जो जा रहे हैं इस वक्त, अभी को पता नहीं उनकी करवट बैठेगी, क्या होगा वहाँ, दैट इज़ अप फॉर ग्रैब्स। तीसरी बात यह है कि इराक़ का भी मसला है। इराक़ में भी आप देखें वो सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। इट इज़ नॉट अ स्टेबल कंट्री। अगर हम सारी ये चीज़ों को इकट्ठा करें तो अमेरिका इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहेगा। और आपको पता है अमेरिका में बहुत से ऐसे अनासर हैं जिन्होंने कहा इट वुड बी फूल हार्डी टू अटैक ईरान। तो अच्छा, ऑयल का भी मसला है। वो कहते हैं वो नई स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकते हैं। मैं समझती हूँ वो कर सकते हैं। अगर वो बंद करते हैं दैट देयर इज़ गोइंग टू बी एन ऑयल क्रंच इन द वर्ल्ड। जब ऑयल क्रंच आएगी, ऑलरेडी अमेरिका की ग्रोथ रेट इस क्वार्टर स्लो हो गई है। यूरोप को आपने देखा है, यूरोजोन इज इन डेंजर। अगर ऑयल की कीमतें बढ़ जाए, लेकिन ऑयल अमेरिका ने बहुत स्टॉक भी कर रखा है। इस हवाले से भी आपके साथ बात के साथ उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते चले। जी मिसेस जावेद, आज क्या कहना चाहेंगे मेरा प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज में आप? कुमदिया और आप दोनों को सलाम। और डॉक्टर नीलोफर से मैं ये कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने पाकिस्तान को एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क कर दिया और करप्शन में दुनिया की असेसमेंट है कि पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क है। अफरा तफरी में, बदअमनी में ये अफगानियों से भी नीचे चले गए और अभी तक ये यही कहते हैं कि नहीं जी मुल्क में सब कुछ ठीक हो रहा है, इतना भी बुरे हालात नहीं। इतने ही बुरे हालात हैं कि भाभी देवर भाभी को कत्ल कर रहा है, बहन को भाई कत्ल कर रहा है। ये चीजें पहले मुल्क में नहीं होती थी। अब चूंकि अवाम डिप्रेस्ड है, अवाम के पास कुछ नहीं है करने को, इन्होंने 65 साल अवाम को होश ही नहीं लेने दी कि हम क्या कर रहे हैं। और अब जब अवाम का इन्होंने सत्यानाश कर दिया तो ये अभी इलेक्शन की तैयारियां करना शुरू हो गए, बजाय ये सोचने की कि अवाम को हमने कहाँ पहुंचा के रख दिया। महंगाई का, खुशहाली का तो इन्होंने सोचा कभी लम्हे के लिए था ही नहीं ना। तो ये अवाम को ही नहीं समझ आई कि ये गलत लोगों को चूज करने का फाइनल रिजल्ट क्या होता है। तो ये अभी दोबारा जो इलेक्शन आएगा तो ये फिर ये कह रहे हैं कि हमारी ही हुकूमतें बनेंगी और हमारी ही हुकूमतें बनेंगी। तो मेरी आवाम से अपील है कि इनकी हुकूमतें बनेंगी तो मुल्क में कभी भी खुशहाली नहीं आएगी। ये अमेरिका की जंगों का साथ देगा, ड्रोन हमले करवाएगा। अब बर्मा में मुसलमान मर रहे हैं, ये पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है, किसी इस मुसलमान को ये डिफेंड नहीं करते, कहीं ये जुल्म नहीं रोकते, बल्कि ये जालिम मुल्कों के साथ मिलके मुसलमानों का खात्मा कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट खतरा हटानी पड़ेगी हमारी अवाम। बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया। उनका भी यही कहना था कि अब वक्त आ गया है कि अवाम को उठना होगा और अवाम को इस वक्त फैसला लेना होगा। अवाम पे अब मुनहसर है कि वो किस तरह से इन बहरानों से अपने आप को निकालती है। आप क्या कहना चाहेंगे? और हम बात कर रहे थे अमेरिका की और ईरान की, तो मैं कह रही थी कि अमेरिका ने मतलब इतना स्टॉक कर लिया हुआ है ऑयल के, अब उससे कोई मेरा ये गलत बात है। अमेरिका ने इतना ऑयल स्टॉक नहीं किया। अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर लेते हैं तो अमेरिका जो ऑयल है उनके लिए भी काफ़ी नहीं है। और दूसरी बात ये याद रखें कि देखें जो हर कोई मुल्क इसे जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये इकोनॉमिकली इंटरलिंक्ड है। जब अमेरिका के पास बिलफर्ज माल अगर ऑयल है भी, यूरोप के पास तो नहीं है ना, जापान के पास तो नहीं है, जितने अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, तो अगर वहाँ वो अगर मुतासर होते हैं तो अमेरिका के जो फिर ट्रेड है उसमें फ़र्क आता है एंड एज सच अमेरिका की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। ये एक बात और याद रखें कि दिस इज़ इलेक्शन ईयर। अब आप देखें मिट रोमनी जो हैं, मिट रोमनी चले गए हैं, वो कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंसी, वो चले गए हैं इजराइल। अब वो जब इजराइल हैं, आपको पता है कि जूइश लॉबी अमेरिका में कितनी मजबूत है। 6 मिलियन जूस हैं अमेरिका में और 300 मिलियन अमेरिकन को यहाँ इधर से पकड़ा हुआ है और उनको कंट्रोल करते हैं। अगर आपको भी अमेरिका में थोड़ी देर रह के भी आए हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जूस अमेरिका को किस तरीके से ज़ायनिस्ट कंट्रोल करता है। तो बात यह है कि जो अमेरिकन इलेक्शन जीतना चाहता है वो इजराइल के
आशीर्वाद के बगैर नहीं जीत सकता, क्योंकि 6 मिलियन ने कम्प्लीटली इलेक्ट्रल प्रोसेस को कंट्रोल किया हुआ है, जैसे मीडिया को, फाइनेंस को कंट्रोल किया हुआ है। लिहाजा अब मिट रोमनी गए हैं, उन्होंने जो आप कह सकते हैं रेटरिक को इन्होंने एलिवेट कर दिया। उन्होंने कहा, जो उन्होंने कल बात की है इसराइल में, कि जी हम ईरान को कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दे सकते, ऑल दी ऑप्शंस, उधर से ये बातें करता है, इधर से अब आप देखें ओबामा का रिप्लाई आएगा, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। तो एक रेटरिक को तो एस्केलेट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और वो इलेक्शन के लिए। दूसरी बात ये है कि इनको इसराइल ज़रूर धकेल रहा है कि आप ये करें, लेकिन इसराइल इस चीज़ का याद रखें, 2 साल के अमेरिका को धकेल रहा है कि आप बॉम्ब करें, नहीं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अभी इस हालात में, जैसे मैंने कहा है, दी अरब स्ट्रीट, सीरिया के हालात, इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट, उसकी वजह से फौरी तौर पे वो हमला नहीं करेंगे। और एक और भी फैक्टर है, बहुत से उनके एक्सपर्ट्स ने ये कहा है, या तो आप फुल फ्लेज्ड वॉर करें ईरान के खिलाफ, जो कि वो नहीं करेंगे, उससे वो गुरेज जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान या इराक में की, वो नहीं करेंगे। अगर कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उनके 3 या 4 न्यूक्लियर उसके लोकेलिटीज़ पर, तो उनके खुद लोगों ने कहा है कि इससे आप उनके प्रोग्राम को बैकफुट पे थोड़ा सा कर सकते हैं, उसको रोक नहीं आप पाएंगे। तो अब ये है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक करना है वक्ती तौर पे, जिसकी वजह से कुछ और उसके नताइज निकलें जो आपके भी खिलाफ जाएं, या तो ये आप करें, या तो दूसरा है फुल स्केल अटैक करें, जो कि इस टाइम पे मुनासिब नहीं है। तो बहुत कम है, बिल्कुल लास्ट स्कोर्स में इस वक्त हम आखिरी खबर शामिल करते हैं। मुसलमानों का कत्लेआम, लॉर्ड नज़ीर ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का वफ्द म्यांमार ले जाने का ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले, जुर्म में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है। इसी हवाले से खबर शामिल करते हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि म्यांमार में मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ 3 अगस्त को यौम एहतजाज मनाएंगे। OIC मुसलमानों पर मजालिम रुकवाने के लिए अमली इक़दाम करे। जमात इस्लामी ने भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दी, अब मौलाना फजल रहमान ने भी दी। लेकिन हमने देखा कि गजा के जो मुसलमान हैं, जो पहले से ही पिसे हुए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा लॉर्ड नज़ीर जो कि बरतानवी हैं, उन्होंने भी वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे वफ्द लेके जाएंगे। तो पाकिस्तानियों को जिस तरह से खुल के सामने आना चाहिए था, बर्मा ये सारी सिचुएशन में नहीं आ पा रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल माजरत के साथ आप किस चीज़ में आगे आ सकते हैं? आप किस चीज़ में आगे? जो कौम अपने घुटने पे है, जो कौम अमेरिका के आप मुलाजिम हैं, आप कोई इंडिपेंडेंट स्टांस आप ले सकते हैं। आप वहाँ जो मुसलमान बर्मा में जाके एहतजाज करने क्या आप जाएंगे? आपके जो भाई हैं जो कश्मीर में बेदर्दी से पिछले इतने 20 साल से मारे जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, जहाँ के 5 लाख इंडियन फौज उधर जितना जुल्म कर सकते हैं, उन्होंने बेदर्दी से मुसलमानों को वहाँ मारा है कि उन्होंने मैस ग्रेव्स डिस्कवर किए हैं, जो दुनिया उठ बैठी है, जो कश्मीरी खुद उन्होंने अपना इंतफादा किया, सारा कुछ किया। और आपने जब वो अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने एक चोटी पर आगे थे पिछले साल जब उनका इंतफादा हुआ था, जो दुनिया ने कहा था ये एक इंडिजिनस अपराइजिंग है, बाहर से नहीं है, तो आपने उस वक्त भी उनके फेवर में स्टेटमेंट नहीं दिया। आप कौन होते हैं और आप क्या चीज़ हैं कि आप जाके बर्मा के मुसलमानों के लिए आप जाके एहतजाज करेंगे? आपके जो भाई हैं जो कि इतने 1 लाख लोग शहीद हुए हैं, उनके लिए तो आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते। और जो उनके कातिल हैं, वो घुटने पे आप उनके पास जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, वो आप नहीं संभाल सकते, तो आप जाके उनके लिए क्या आप गुफ्तगू करें? डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब हम अपना किबला ही दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, हम कश्मीर जिसमें हम स्टेक होल्डर हैं, जिसको हम अपनी शहर कहते हैं, जब हम उसको ही हासिल नहीं कर पा रहे 65 साल से, हमारे अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, दहशतगर्दी है, अमेरिका के हम किसी हद तक गुलाम बन चुके हुए हैं, तो हम कैसे मुमकिन है कि हम बर्मा में जाके या किसी और बैनुल-अक़वामी बरादरी या बैनुल-अक़वामी मुसलमान बरादरी की हिमायत करें या उनके लिए कुछ कर सकें? डॉक्टर साहब ने ये बात की है। आखिरी कमेंट इन पर ले लेते हैं हम। डीजल खात्म, ट्रेनों की बंदिश का खदशा, रेलवे का बेड़ा गर्क हो चुका है, NLC ने क्या किया? ये कहना है जी वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर का। लाहौर से शालीमार एक्सप्रेस के सिवा कोई ट्रेन नहीं चल सकेगी। रेलवे लाहौर डिवीजन में लोड शेडिंग के दौरान पावर हाउस ना चले तो बिजली नहीं मिलेगी। हुक्म रेलवे की सूरत हाल वही जो पहले आपने कहा कि जी हमारे अंदरूनी मामला तो ये है कि हमारी रेलवे तक बंद हो चुकी है और हम चले हैं बर्मा के मुसलमानों को सहारा देने के लिए बसाने। लेकिन रेलवेज नहीं है, PIA को आप देख लें, स्टील मिल्स को आप देख लें, जहाँ हुकूमत पाकिस्तान का होल्ड है जिस इदारे पे, उस इदारे को कबाड़ा कर दिया है इस हद तक कि इस वक्त समथिंग लाइक मेरे ख्याल में 400 मिलियन जो आपके और 500 मिलियन आप खसारे में जा रहे हैं आपके पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में। तो रेलवे उसका एक हिस्सा है।
और ये बिलौर साहब जो इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है उनके लिए ये कहा जाता है, मैं नहीं कह रही कि इट इज़ अलेज्ड, वो कहते हैं एलएलसी ने बेड़ा गर्क किया है, तो इट इज़ अलेज्ड क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, तो इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, तो ये अपने ट्रक्स को चलाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रक्स के जरिए चलना चाहते हैं, तो रेलवेज का कबाड़ा कर दिया है। चलो इन्होंने किया नहीं किया, पॉइंट ये है, बेसिक पॉइंट ये आ जाती है गवर्नेंस पे, और जो आपने पूरा मुल्क का कबाड़ा किया है जिसमें रेलवेज भी एक वो इदारा है जो कि शामिल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलोफर मेहदी हमारे साथ थी न्यूज़ लाउंज में। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो बात करेंगे खानेवाल संसार केस की, जिसमें 25 साला मरियम नामी खातून को ईंटें मार मार कर उसे कत्ल कर दिया गया। मुबैना तौर पर कातिल शौहर को कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद अपने प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज पे। आज हम बात करेंगे हवा की बेटी के हवाले से। आपको बताते चलें कि इस कायनात की तमाम तर खूबसूरती औरत की वजह से। औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और बीवी भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 21वीं सदी में दाखिल होने के बावजूद भी औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। औरत को आज भी तमाम जो हमारी फरसुर्दा रसूमात हैं उनकी भेंट चढ़ा दिया जाता है। और यही वाक़या पेश आया खानेवाल में, जहाँ एक बार फिर हवा की बेटी को निशाना बनाया गया है। खानेवाल में मरियम नामी खातून को, जिसकी उम्र 25 साल बताई जाती है, उसको ईंटें मार मार कर संसार कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इसी हवाले से बात करते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे इस मकतूला के वकील नसीम अब्बास नासिर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे रब्ता करने की मकतूला के मामू से भी, और जो मुल्ज़िम जिसको ठहराया गया है मकतूला के शौहर सरफराज को, उनके चचा से बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो गुफ्तगू सुनवाते हैं खानेवाल से जो कि मकतूला के मामू ने हमसे की है। सरफराज नाल जो बहुत पुलिस जुल्म कर रही है। कल असी मुलाकात ते गए तो उसकी इस हालात है कि वो सामने 2 गड्डी तो बंदिया ने फड़ के उतारिया, ठीक है। जिस टाइम थले उतारे तो बिल्कुल बेहोशी की सूरत है, उसने कोई होश नहीं। उसने हमशीरा सामने आके आख्या कि मैं तेरी भैन उस इनकार कर दिता है। फिर उस तो बाद उसके मामू आया, उस आख्या कि मैं मसला तेरा की लगना, उस आख्या कोई नहीं। उसने वालिद का नाम पूछा गया तो वो कह रहे थे मैंने वालिद का नाम ही नहीं पता। जबरदस्ती पहले साढ़े मसला के दुश्मनों के हथ च बंदा रहा, 3 दिन वो मारते रहे। उस तो बाद जो साड़ी पुलिस जो उस तशद्दद करके जबरदस्ती जुल्म करके, जुल्म दे अखीर करके बच्चा साडा इस वक्त मरण नु करीब है। जुल्म इतना कर चुके हैं कि वो जबरदस्ती मनाना चाहते हैं। जो ये इकबाले जुर्म तो कर के मैं खुद कतल की है। कल सिर्फ उनके अल्फाज मुँह चो एक ही निकलता रहा, ना मैनू वालिद का पता है, ना मैनू मामू का पता है, ना मैनू हमशीरा का पता, किसी का भी नहीं। लिहाजा हुकूमत के अगो अपील है कि साडा जो बच्चा है पुलिस के हाथ तो बचा लो। पुलिस उन्होंने जबरदस्ती मना रही है। साडा केस बिल्कुल उल्ट हो गया। पहले मरियम बीबी को कतल कर दिता है, फिर उन्होंने अगवा किया ने, फिर कानून उन्हें मार रहा है। कानून की हिरासत के अंदर ये मनाया जा रहा है कि लिहाजा जनाब इस तरीके का रो कि तू खुद आके मैं अपनी बीवी कतल की है। कौन आदमी है जो पुलिस की मार आवे तो नहीं कोई गल मनदा। इस वास्ते जबरदस्ती उस तो बयान दिवाए जा रहे हैं। लिहाजा साड़ी हुकूमत के अगे अपील है कि साड़ी उसे मेहरबानी करें और सरफराज में रिहा करें। लड़की के मामू का मौक़िफ़ आपने जाना, जिनका ये कहना था कि उनका दामाद बेकसूर है। और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है खानेवाल में, जहाँ 5 बच्चों की माँ 25 साला मरियम बीबी को संसार कर दिया गया और उसको कत्ल कर दिया गया इंतहाई बेदर्दी से। और उसके मामू जो है इस वक्त हमारे साथ बात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस केस का नोटिस लिया था। उन्होंने IG पंजाब, उसके अलावा DPO खानेवाल और RPO मुल्तान को तलब कर लिया था और उनसे कहा था कि फौरी तौर पर इस लड़के को बाजियाब कराया जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए थे वो कहा था कि ये तीनों पुलिस एहलकार, तीनों पुलिस अफसरान अपने ओहदों पर काम करने के काबिल नहीं है, इनको इनके ओहदों से हटा दिया जाए। उन्होंने 3 दिन का वक्त दिया था वफाकी और सूबाई हुकूमत को कि इन तीनों अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको थोड़ा सा पस मंजर अगर बताते चले तो पुलिस के मुताबिक इस खातून को कत्ल करने में उसका शौहर मुलव्विस है, जबकि इस खातून के वरसा और अहले खाना का यह कहना है कि इसमें इस खातून के शौहर का कोई कसूर नहीं है, बल्कि इसमें वहां की एक बासर सियासी और बासर जागीरदार फैमिली है जो इस केस में मुलव्विस है। बात करते हैं इस्लामाबाद में मौजूद इस खातून के वकील नसीम अब्बास नासिर से। नसीम साहब, मुख्तसरन बताइएगा कि इस केस में अब तक क्या प्रोसीडिंग हो चुकी है? हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की सूरत हाल ये है कि आपको अच्छी तरह से इसमें ये दरहकीकत तो ये मीडिया के थ्रू ही सारी चीज़ हाईलाइट हुई है कि 17 और 18 तारीख की दरमियानी शब कत्ल होता है। 18 तारीख को FIR लॉन्च होती है और 18 तारीख को ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए
जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात का नोटिस लेते हैं और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो है वो DPO से रिपोर्ट तलब करते हैं। जो इब्तदाई तौर पर उन्हें रिपोर्ट दी जाती है वो उस मौक़िफ़ के कुछ करीब है जो इस्तगासा का मौक़िफ़ है, लेकिन जैसे जैसे वो वक्त पास होता गया और वो इन्फ्लुएंशियल लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते गए, वो सिनेरियो चेंज होता गया है। और उसके बाद ये है कि 19 तारीख को बाकायदा टेकअप कर लिया चीफ जस्टिस साहब ने इस सुप्रीम कोर्ट में, और इनको डायरेक्शन दी कि जो है वो मुझे इसकी कार्रवाई बताई जाए और बंदे के बारे में बताया जाए। फिर उसके बाद 20 तारीख को दोबारा डेट रखी गई है। 20 तारीख को चीफ साहब ने 9:35 पर ये ऑर्डर दिए हैं कि ये बंदा जो है मकतूला का शौहर, उसको बाजियाब करवाया जाए। अब उस वक्त 10 मिनट के बाद जो है उन्होंने 2 दिन मांगे स्टेट ने कि हमें 2 दिन दे दें, बंदे के बारे में बताते हैं, लेकिन चीफ साहब ने कहा कि नहीं, मुझे 11 बजे रिपोर्ट चाहिए। और होता क्या है कि ठीक 10 मिनट के बाद एक रिपोर्ट आ जाती है कि ये बंदा हमने रिकवर कर लिया है, वो किसी नहर के किनारे से। इस बात के ऊपर फिर आगे चल के ये होता है कि थोड़े दिन जब बढ़ते हैं आगे, फिर चीफ साहब ने 30 नसीम साहब ये बताएगा कि 3 दिन तक तो पुलिस मकतूला के शौहर सरफराज को बरामद कर नहीं सकी। चीफ जस्टिस के 10 मिनट के नोटिस के अंदर किस तरह से, किस जादू और किस चमत्कार के जरिए से उसको बरामद कर लिया गया? ये लेकिन यही चीज जो है शकूक व शुबहात पैदा करती है, और इसी बात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया कि यार ये 3 दिन बंदा आप रिकवर नहीं कर सके, और मेरे 10 मिनट के अंदर जो बरामद करके आपके पेश करने का मतलब बनता, उसका मतलब ये हुआ कि यार ये बंदा आप लोगों के पास था और आप लोगों ने इसको इस मकसद के लिए रखा हुआ था कि जब इस्तेमाल का वक्त आएगा तो इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और हुआ भी यही कि हुआ ये था कि जो वो अगवा करके ले गए राजा साहबान, 2 दिन बंदा उन्होंने अपने पास रखा है, और ये पुलिस के बेहतरीन इल्म में था कि बंदा उनके पास है, वो उस पर तशद्दुद करते रहे, और तशद्दुद की हालत उसकी ये है कि अब जब उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भिजवाया जेल, तो उसके हालात वहाँ पर ये थे कि वो अपने रिश्तेदारों को पहचानने तक से कासिर था। वो ज़ख्मी था, वहाँ पर दरख्वास्त दी गई है कि इसका मेडिकल करवाया जाए, मगर पता नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसे क्या हालात है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को कोई परेशानी आई, उन्होंने उसका मेडिकल तक नहीं करवाया और उसे जेल भिजवा दिया। और जेल जाने के बाद जब उसके रिश्तेदार अहबाब ने उससे मुलाकात की है तो वो फूट कर रो पड़ा कि मुझ पर इतना जुल्म हुआ है, मुझ पर इतना तशद्दुद किया गया और इतना खौफ व हिरासा किया गया है कि अगर मैंने उनके बताए हुए बयानात पुलिस के ना दिए तो मेरे पूरे ख़ानदान को उड़ा दिया जाएगा। ये हालात हैं। अच्छा नसीम साहब, ये तो आपका मौक़िफ़ है, आप मकतूला मरियम के वकील हैं। दूसरी जानिब जो पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है उसके मुताबिक मुल्ज़िम सरफराज ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, इक़बाल जुर्म कर लिया है। इसके हवाले से उन्होंने कुछ फोरेंसिक टेस्ट किए हैं जिसमें मकतूला के बाल और खून के नमूने लिए गए। इसके अलावा जो पॉलीग्राफ मशीन जिससे झूठ पकड़ा जाता है, जिस मशीन से, उसमें जब टेस्ट किया गया तो उसमें भी यह बात सामने आ गई है कि सरफराज ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुल्ज़िम सरफराज नहीं बल्कि कोई राजा फैमिली है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जिन सबूतों की बात कर रहे हैं, जो फोरेंसिक्स की बात कर रहे हैं, मुझे एक बताएं कि मौके पर से मट्टी खून आलूद कलेक्ट की जाती है जब भी कोई मर्डर होता है या कोई ऐसा वाक़या होता है, तो क्या वो खून आलूद मिट्टी जो है किसी रस्सी के साथ अगर उसको रगड़ दी जाए तो क्या उस रस्सी से वो फोरेंसिक रिजल्ट्स नहीं लिए जा सकते? ये पुलिस ने इतनी सफाई के साथ और इतनी, देखें पूरे पंजाब की पुलिस इस वक्त पार्टी बनी हुई है। अब हालत तो ये हो गई है कि लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये केस चला गया है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिन पॉइंट किया है कि आपने यहां गलत किया है, यहां गलत किया है, अपनी उस तमाम गलत कार्रवाई को धोने के लिए अब पुलिस जो है वो बिल्कुल उसके नेगेटिव जाके काम कर रही है। हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि ये एक दो इदारों की बात है। आप इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हैं, आपको मरना भी है, आप लोगों को अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियाँ भी आप लोगों की हैं, उनको केयर नहीं किया जा रहा। कुछ चंद ऐसे अनासिर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि मेरे अपने क्लाइंट्स जो हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है उन लोगों के नाम लाने के लिए, सामने लाने पे। पुलिस की कार्रवाई जो है वो भी मशकूक नजर आ रही है। मलिक नसीम अब्बास साहब मकतूला के वकील हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइन पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब खानेवाल से हमारे नुमाइंदे रजा कादरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रजा कादरी बताएगा कि इस वक्त खानेवाल में आप मौजूद हैं, मकतूला के लवाहिकीन का क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या कहना है कि पुलिस उनके साथ क्या इस वक्त तामुन कर रही है और तमाम तर केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, उनके जो वरोसा का मौक़िफ़ है वो तो पहले दिन उनका एक ही, वो कहते हैं कि है उसका कातिल जो है वो राजी है, उन्होंने ही कत्ल किया। इसमें जो मैं अभी डिस्कशन हो रही थी, अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जिसका मीर नवाज साहब ने भी जिक्र किया कि उस
इकबाल जुर्म किया है। यहाँ पर खानेवाल में दफा 164 का जो उसका बयान हुआ उसमें उसने इकबाल जुर्म नहीं किया। ये हम अक्सर देखते हैं जब डीपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हम लोग अटेंड करते हैं, उसमें जो मुजरिम ये कहीं भी पेश किए जाते हैं मीडिया के सामने, तो उनको उनके चेहरों पे कपड़े इसलिए पहनाए जाते हैं कि उनकी भी शिनाख्त ब्रेक नहीं हुई होती उनका। वो अब ये प्रोसेस मुकम्मल ही नहीं हुआ। एक दिन का रिमांड रहमान इलाही साहब की अदालत ने दिया था, एक दिन का रिमांड अभी खत्म नहीं हुआ कि उसका इकबाली बयान सामने ला दिया गया। ये जो एडवोकेट साहब बात कर रहे हैं, ये किसी हद तक उनके भरोसा कहते हैं कि पुलिस जो है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को जो है वो धोखा दे रही है और सामने हुई है, एक शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। पूरी जो चीफ जस्टिस साहब ने हेयरिंग के दौरान जिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था उनमें से सिर्फ एक ही शख्स बचता है। आईजी पंजाब के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और हमें बजाय नजर ये आता है कि ये सब बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पोस्टमार्टम भी पुलिस की मौजूदगी में नहीं हुआ है और डॉक्टरों की टीम, मैं ये समझता हूँ कि वो डॉक्टर्स, वो टीम जो सीनियर डॉक्टर जिन्होंने पहले भी उसका पोस्टमार्टम किया था, वो अपनी ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अगेंस्ट कैसे वहां पर जो है ना रिपोर्ट दे देंगे। इसमें सबसे अहम टीम जो लाहौर से आई थी, फॉरेंसिक डॉक्टरों की टीम है जिनके 7 अलग अलग शोबे हैं, वो ये पुलिस का मौकफ है कि उसको गला घोंट के मारा गया और वो इस बात की कोशिश कर रही है, इस बात की ट्राई में कि जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के में जो बात कही कि उसके गले पर कहीं रस्सी के निशान या कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे उनका मौकफ जो है ना वो सब सच जो है ना वो साबित हो जाए। हालांकि जो पहले दिन जो पहली रिपोर्ट FIR दर्ज हुई है वो मरियम बीबी की जो कत्ल होने वाली मरियम बीबी ने 3 पिटीशनें दायर की, उसी की रोशनी में जिसमें पंचायत का जिक्र था, FIR ही पंचायत का जिक्र। अब ये तमाम वाक्य को खुद FIR अपनी दी गई जो पुलिस FIR। रजा कादरी, आप शुरू से लेके अब तक इस तमाम तर केस के साथ हैं, आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए। हमारे नुमाइंदे खानेवाल से रजा कादरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है इस्लामाबाद में। एक दफ़ा फिर से आपको नसीम अब्बास साहब के पास लिए चलते हैं जो कि मकतूला के वकील हैं, उनसे बात करते हैं। नसीम अब्बास साहब, पुलिस को वक्त दिया गया था 3 दिन का कि 3 दिन में अपनी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन जो है उसको कंप्लीट कर ले, तो इस हवाले से बताएगा कि पुलिस की जानिब से किस किस्म का रद्द-ए-अमल देख रहे हैं आप। लवाहिकीन के साथ जब आपका राबता होता है, उनकी बात होती है आपके साथ, तो वो क्या कहते हैं कि पुलिस उनके साथ ताउन कर रही है? मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा इस बात। जी बिल्कुल, मुख्तसर सा जवाब ये है कि मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि 3 दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे पुलिस को अपनी साइड से जो है वाजे करने के लिए, अपनी जो है वो काबिलियत दिखाने के लिए, वो मकतूल के वर्सा के ख़िलाफ़, मकतूला के वर्सा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं। मैं ये अर्ज़ करूँ कि आप ये बताएं कि 3 दिन इस गर्मी में कोई बंदा 3 दिन और 3 रातें जो कपास के खेत में ज़िंदा रह सकता है? पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि वो बंदा अपनी बीवी को कत्ल करके 3 दिन एक कपास के खेत में पड़ा रहा है। कोई दिमाग कबूल करता है? 164 के बयान में वो बंदा कबूल नहीं कर रहा, 161 के बयान पे वो सारी चीज़ें आगे लेके चल रहे हैं और 161 के बयान में भी उनके तजाद है जो पुलिस लिख रही है। बहुत शुक्रिया नसीम अब्बास साहब, मकतूला के वकील इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उनका भी यही कहना था कि पुलिस का किरदार जो है वो इंतहाई मशकूक है और पुलिस भी भरपूर तामुन नहीं बहुत काम पास। हम बात करते हैं मकतूला के मामू बाबर इफ्तिखार से, जिन्होंने इंतहाई कोशिश के बाद मकतूला के चचा है बाबर इफ्तिखार, जिन्होंने इंतहाई कोशिश के बाद मुलाकात की है मुलजिम सरफराज से जेल के अंदर, जो मुबैना तौर पर मुलजिम है, और किस तरह की उन्होंने उसको किस हालत में देखा है। बात करते हैं बाबर से। बाबर, आप मिले हैं सरफराज से जेल के अंदर, वो किस हालत में था? कहा जा रहा है कि बहुत तशद्दुद किया गया है पुलिस की जानिब से उससे, और तशद्दुद के बाद इकबाल जुर्म करवाया गया। आपने उसको किस हालत में देखा? जी, मेरी सरफराज से मुलाकात हुई थी। हमने वहाँ, क्योंकि उससे मिलने की इजाजत नहीं थी, तो हमने बड़ी मुश्किल से उससे मुलाकात की, जिसमें जो उसकी हालत थी तो उसको ये भी पता नहीं था कि मैं सेंट्रल जेल में हूँ कि कहाँ हूँ। उसके सर पे पट्टियां बंधी हुई थी और वो रो रहा था। जब हमने उसे तसल्ली दी कि वो पुलिस वालों को देख के कांप रहा था, क्योंकि पुलिस वालों ने वो उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैंने उसे तसल्ली दी, मैंने उसे पूछा, आप मुझे ये बताओ, ये पुलिस वाले आपको नहीं मारेंगे, ये आपका ख्याल रखेंगे। मुझे बताओ कि जिस वक्त मरियम को मारा गया और तुम्हें किस लोगों ने अगवा किया, मैं आपका चाचू खड़ा हूँ, आप मुझे ठीक बताओ। उस वक्त सरफराज कहता है मुझे कि मुझे राजा महबूब, राजा अरसलान, राजा नन्ना और 2-3 लोग और थे, उन्होंने मरियम को मारा और मुझे अगवा करके ले गए। मुझे फिर वो तशद्दुद करते रहे, मुझे नहीं पता वो फिर मुझे कहाँ फेंक के ले गए, मुझे पुलिस ने कहाँ उठाया, मुझे पुलिस फिर कितने दिन रखती रही, मुझे तो ये भी नहीं पता। मुझे कहता था, चाचू मुझे बताओ मैं यहाँ कहाँ आया खड़ा हूँ। तो मैंने उसको बताया कि तुम यहाँ जेल में हो, और चाचू जो मेरे बयान जो पुलिस ने मुझसे दिलवाए हैं, तो मैंने कहा वो आपके बयान नहीं है, हम आपके वो जहाँ चीफ जस्टिस साहब ने हमारा नोटिस लिए, हम ये बयान उनको देंगे, हम इंशाल्लाह आपको रिहा करें। वो रो रहा था, वो कह रहा था मेरे बच्चे। और एक और आपको बात बताता चलूं
जिस वक्त डीपीओ खानेवाल वकार अब्बासी की कस्टडी में। जी बहुत शुक्रिया बाबर, चूंकि वक्त बहुत कम है हमारे लिए, हमें न्यूज हेडलाइंस की जानिब बढ़ना है, इसलिए हम आपकी बात मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। आपको बताते चलेंगे चूंकि बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है बाबर को, जिस शख्स को तशद्दुद करने के बाद जो शख्स अपने बाप को भूल जाए, अपनी शनाख्त भूल जाए, उसको सिर्फ वही बात याद रहेगी जो तशद्दुद के जरिए से उसके जहन में दाखिल की जा रही है। आखिर में आपको बताते चले कि इस सारे केस में हमने पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए कोशिश किया कि हम इंक्वायरी कमेटी के सरबरा आरपीओ जुल्फिकार चीमा को से बात कर सके, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके अलावा हमने आईजी पंजाब की तर्जुमान नबीला गजनफर साहिबा से रब्ता किया कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सके और पुलिस का मौक़िफ़ दें, लेकिन उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।